वी आर डिस्कसिंग इमरजेंसी रिवीजन थ्रू क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, इस सीरीज को हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले 16 जनवरी 2023 के डिस्कस करने वाले। फर्स्ट क्वेश्चन, जो गवर्नर एड्रेस करता है स्टेट लेजिस्लेचर को, आपको पता होना चाहिए कि जो पहला सेशन होता है और या फिर लोकसभा चुन के आती है तो उसका जो पहला सेशन होता है वो एड्रेस करते हैं गवर्नर। अगर डबल हाउस है, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर काउंसिल भी है, तो दोनों हाउस को कंबाइनली डिस्कस किया जाता है, फिर बाद में वोटिंग होती है, तो वो वोट ऑफ थैंक्स के अंडर में आ जाता है। दैट इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट यहाँ पे एड्रेस किया जाता है। उसका पर्पज़ क्या है ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। लेट्स सी, देखो जब गवर्नर की बात करते हैं तो जब हम गवर्नर की बात करते हैं, यू कैन सी हेयर द इम्पोर्टेंट प्रोविजन रिलेटेड टू द गवर्नर। ओके, सी पहली बात तो याद रखिए वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं किसके, स्टेट के। ओके, और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ ऐड किया गया था, उसके द्वारा ये बोला गया था कि एक से ज़्यादा स्टेट का या फिर एक से ज़्यादा स्टेट का एक गवर्नर हो सकता है। मतलब ये बहुत सारी स्टेट है तो उसका एक गवर्नर हो सकता है, राइट। तो ये जो है 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ बोला गया था, लेकिन स्टार्टिंग में एक स्टेट का एक ही गवर्नर जो है प्रिस्क्राइब किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, राइट। अगर हम गवर्नर की पोजीशन की बात करते हैं, मतलब कहाँ पे रखा है, तो पार्ट 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल 153 के तहत, मतलब 153 से लेके अप्रोक्सीमेटली 150 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 167 तक इसके प्रोविज़न मेंशन किए गए हैं। कुछ आर्टिकल 200 में भी मेंशन है, मतलब 200 वाले पार्ट में, बट अभी इंपॉर्टेंटली ये है कि पार्ट 6 में आर्टिकल 153 से देयर शैल बी गवर्नर फॉर ईच स्टेट, ठीक है। 1 पर्सन हैज़ टू बी अपॉइंटेड द गवर्नर फॉर मोर देन 1 स्टेट। तो ये 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ ऐड किया गया था। ये जो है गवर्नर एक्ट एज इन डुअल कैपेसिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की कैपेसिटी भी होती है, एंड द स्टेट representative also. He is a part of the federal system of the Indian polity. We can say that it is a link between the federal structure, for example, that is the center, that the governor post of governor, and there is the state or the CM. तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इंटरलिंक की काम भी करता है, ये दो मतलब स्टेट को सेंटर के साथ जोड़ने का, ये यूनियन को सेंटर के स्टेट के साथ जोड़ने का। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 157 और 158 में, तो यहाँ पे उनकी जो किस तरीके से एलिजिबिलिटी है अपॉइंट होने की, उसके बारे में बात करते हैं। सरकारी और पूंजी कमीशन भी कहीं ना कहीं आपकी गवर्नर की पोस्ट से जुड़े हुए हैं। आर्टिकल 157 और 158 बोलते हैं कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, उनकी जो उम्र होती है वो 35 ईयर होनी चाहिए। एंड नंबर 3 कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं करते हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी देख देते हैं। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 163 के साथ इट टॉक्स अबाउट द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर, एंड आर्टिकल 161 तो वहाँ पे जुडिशियल पावर के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 256 में जो है एग्जेक्टिव पावर ऑफ द यूनियन शैल एक्सटेंड टू द गिविंग सच डायरेक्शन अपीयर टू द गवर्नर। अच्छा, मतलब ये है कि ये जो पावर प्रोवाइड करता है एक्सटेंशन की टू द गवर्नर। 257 में जो एग्जेक्टिव पावर ऑफ द यूनियन शुड बी एक्सटेंडेड टू द गिवन डायरेक्शन टू द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेन ऑफ द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन डिक्लेयर्ड। अच्छा, आर्टिकल 257 के तहत ये कहा जाता है कि जो सेंटर है, जो सिंपल प्रॉपर्टी होती है, तो गवर्नर को डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकता है इन दैट केस। अगर डायरेक्शन अगर स्टेट नहीं मानती है तो उसके ऊपर प्रेसिडेंट्स रूल लगाया जा सकता है। तो आर्टिकल 257 में मेंशन किया। आर्टिकल 355 मेंशन करता है कि किस तरीके से यूनियन जो है स्टेट को प्रिजर्व करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। एंड 356 जो है मतलब प्रेसिडेंट्स रूल की बात करते हैं। एंड आर्टिकल 357 डील विद एक्सरसाइज ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर अंडर द प्रोक्लेमेशन इशूड एंड आर्टिकल बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ओके, लेट्स सी। फर्स्ट इज टू आउटलाइन द लेजिस्लेटिव एजेंडा फॉर द अपकमिंग सेशन। यस, क्या क्या एजेंडा रहने वाला है अपकमिंग सेशन के लिए, तो ये बात करते हैं, बिल्कुल सही बात है। टू डिस्कस द स्टेट बजट एंड द फाइनेंशियल प्लान, तो यस फाइनेंशियल प्लान और स्टेट बजट क्या कैसा रहने वाला है उसके बारे में डिस्कस किया जाता है। नंबर 3 टू रिव्यू द स्टेट प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट, मतलब ये है कि पिछले साल क्या क्या अचीवमेंट हुई, क्या क्या पूरा स्टेट रहा इकोनॉमी का, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं थ्रू द गवर्नर एड्रेस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। लेकिन ये हमेशा जो है कंट्रोवर्सी में रहता है, क्योंकि क्या होता है कि जो भी यूनियन मतलब जो स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं जो लिख के देते हैं, जो प्रेसिडेंट की स्पीच लिख कर देते हैं, तो कुछ वर्ड जो है प्रेसिडेंट नहीं बोलता है, तो या फिर उसको गलत प्रोनाउंस कर देता है, तो वहाँ से कंट्रोवर्सी निकल कर आती है। और एक हंग जो असेंबली होती है वहाँ पे एक कंट्रोवर्सी निकल कर आती है कि गवर्नर जरूरी हर बार जरूरी नहीं है कि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुलाए, तो ये कंट्रोवर्सी निकल के आते हैं। कुछ केस में आर्टिकल 200 के तहत जो विल प्रिजर्व कर लिए जाते हैं प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए, वो भी कंट्रोवर्सी का काम करती है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, और यू कैन से द गवर्नर एंड द
state. Let's see the next question. The governor of the state is appointed by the president for a term of 5 years and hold office during his presidency. ये सही बात है. जो गवर्नर है जनरली इनका जो कार्यकाल होता है 5 साल के लिए होता है और ये इनकी जो पोजीशन होती है वो प्लेजर और प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करती है. मतलब जब तक प्रेसिडेंट खुश है तब तक गवर्नर रहेगा. दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. Only Indian citizen about 35 year of age are eligible for appointment to this office. That is absolutely correct. तो 35 साल एज होनी चाहिए और सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं करते हुए होना चाहिए. ठीक है. एग्जेक्टिव पावर ऑफ द स्टेट इज वेस्टेड इन द गवर्नर. डेट इज ऑल्सो करेक्ट एंड इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन. तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही दे रखे गवर्नर के बारे में. स्टेट एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ द गवर्नर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द सीएम. एंड इनकी जो उम्र है 35 ईयर एज अपॉइंटमेंट के लिए मैं आपको ये बता चुकी. हाँ, कहीं स्पेशल प्रोविजन में बहुत सारे स्टेट को एक्स्ट्रा पावर प्रोवाइड की गई. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द चीफ हैज़ हैड एडवाइज गवर्नर. फॉर एग्जांपल 371 में नागालैंड का आता है. 371 बी में असम आ जाता है. मैं यहाँ लिख दे रही हूँ 371 बी में असम आ जाता है. सी की बात करोगे तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो मणिपुर आएगा. अगर डी की बात करें तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना आ जाएगा. ABCD. ई की बात करोगे तो जस्ट अ सेकेंड. ओके, यू कैन सी है जब हम 371 की बात करते हैं तो महाराष्ट्र एंड गुजरात है. ठीक है. 371 ए की बात करते तो नागालैंड है. 371 बी की बात करते तो असम है. 371 सी की बात करते तो मणिपुर है. 371 डी की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश है. ई की बात करते हैं हम तो वेयर इज़ ई, आंध्र प्रदेश है. डी और ई में आंध्र प्रदेश आ जाए. ई जब हम एफ़ की बात करते हैं तो सिक्किम आएगा. EF जी में मिज़ोरम आ जाएगा. एच में आपका अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा और आई में आपका गोवा आ जाएगा और जे में जो है हैदराबाद और कर्नाटक वाला रीजन. मतलब स्पेशल पावर दे रखे हैं गवर्नर को रिगार्डिंग दिस स्टेट एज पर आर्टिकल 371 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. राइट. ओके, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं. अगला क्वेश्चन है द मेन फीचर या जियोग्राफिकल फीचर जो कतर के बारे में आप कह सकते हैं. तो याद रखिएगा द होल कंट्री इज़ मेड अप ऑफ द प्लेट्यू एंड कोस्ट लाइन. ठीक है. अगर मैं कतर इफ़ यू कैन सी इंडिया तो अगर आप इसके वेस्ट में जाओगे तो यू कैन सी है द ओमान, UAE, कतर. कतर किसको टच करता है? सऊदी अरेबिया को, UAE को. और आसपास की कंट्री ये क्या है आपका रेड सी है और ये क्या है आपका पर्शियन गल्फ है. पर्शियन गल्फ में पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी कंट्री टच करती है. तो याद रखिएगा ईरान टच करता है, इराक टच करता है, कुवैत टच करता है, बहरीन, कतर, सऊदी अरेबिया, UAE एंड ओमान. ओमान वैसे नहीं करते क्योंकि हम इतने वाले पार्ट को जो है कतर वो बोलते हैं पर्शियन गल्फ. ओके ओके. देखो कतर इज मोस्टली अ फ्लैट डेजर्ट पैटियो विद कोस्ट लाइन लॉन्ग विद द पर्शियन गल्फ. देयर आर नो सिग्निफिकेंट माउंटेन देयर इन कतर. ओ सॉरी, क्या हो गया? एंड कंट्री इज नोन फॉर हिज वास्ट डेजर्ट एंड ऑयल रिच लैंड. राइट. आगे बढ़ते हैं. नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में ये मैंने आपको कई बार बताया. बेसिकली ये क्या है 2019 में लेकर आया गया था. इसमें जो है 132 अटेनमेंट सिटी को इंक्लूड किया गया. ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज का पार्ट है. इसका मेन एम है कि एयर पोल्यूशन को टैकल करना. ठीक है. और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत नहीं आता है. बेसिकली ये सिंपल प्रोग्राम है. लेट्स सी द मैंडेट ऑफ द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का बारे में है. लेकिन कुछ इनिशिएटिव देखते हैं जो आपके एयर पोल्यूशन से रिलेटेड इनिशिएटिव को देखते हैं. फॉर एग्जांपल सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग रिसर्च है. पोर्टल को लॉन्च किया गया जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया. एयर क्वालिटी इंडेक्स है. फॉर एग्जांपल ये जो है 8 पोल्यूटेंट को कवर करते हैं. फॉर एग्जांपल PM2.5, 10 अमोनिया, लेड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. फिर आपका ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है दिल्ली के लिए है और ये जो है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बाद लेकर आया गया था. नेक्स्ट है द BS4 व्हीकल, पुश फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल, इवन आउट पॉलिसी जो दिल्ली के द्वारा या दिल्ली के CM के द्वारा चलाई गई थी उससे ये रिलेट करता है. ओके. नेक्स्ट अगर हम देखें तो न्यू कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट सब्सिडी दी जाती है टर्बो हैप्पी सीडर के लिए रिड्यूस करने के लिए डबल बर्निंग. नेक्स्ट द नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम NAMP भी चलाया गया. ये जो 4 पोल्यूटेंट को ध्यान में रखते हैं SO2, NO2, PM10 एंड PM2.5. और SO2 और NO2 जो है मेन कॉन्स्टिट्यूएंट बनते हैं किसका? एसिड रेन का भी. ये भी आप याद रख सकते हैं. ठीक है. लेट्स सी
अगर वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने की बात देखें तो जो गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव लिए गए, फॉर एग्जांपल वेरियस गवर्नमेंट हैव टेकन द वेरियस इनिशिएटिव, फॉर एग्जांपल नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, NRCP, लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम है, अटल मिशन रिजुनेशन फॉर अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, स्मार्ट सिटी है, MG नरेगा के अंडर भी जो है वाटर को प्रिजर्व करने की बात की जाती है, और वाटर शेड मैनेजमेंट भी आप याद रख सकते हैं, रिपेयर रेनोवेट एंड रिस्टोरेशन स्कीम, और इनके बारे में आप थोड़ा जान सकते हैं। नेशनल क्लीन एयर कंजर्वेशन प्रोग्राम किस तरीके से चलाया जाता है, मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर में आता है। NGT यू कैन सी है, एयर पोल्यूशन के लिए भी कहा जा सकता है। जल जीवन मिशन जो है पानी को साफ करने के लिए या फिर पानी को पहुंचाने के लिए फैसिलिटी वगैरह प्रोवाइड करने के लिए ये मशीन चलाया जाता है। लेक कंजर्वेशन का एक काम है, सेमी अर्बन एरिया में जो भी लेक है उसको प्रिजर्व करने की बात की जाती है। अटल मिशन फॉर रिजनरेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत मिशन को भी हम इसको कहते हैं, सो डैट द एवरी होम शुड हैव अ वाटर कनेक्ट। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन। तो मेन एम क्या है, मेन एम क्या होगा भाई नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का, टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन इन अर्बन एरिया। तो ये इसका मेन एम है, थोड़ा हम देख ले रहे हैं। द गोल ऑफ NCF नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, हमें रिड्यूस करना PM 2.5 एंड PM 10 की कंसंट्रेशन को बाय टेकिंग 2017 एज द बेस ईयर फॉर द कंपैरिजन इन कंसंट्रेशन, राइट। NCAP में जो है 132 नॉन अटेनमेंट सिटीज़ है आइडेंटिफाई की गई जाती है अक्रॉस कंट्री बेस्ड ऑन द एयर क्वालिटी इंडेक्स 2014 से 2018 तक, ठीक है। प्रिपरेशन फॉर द सिटी स्पेसिफिक एक्शन प्लान जो इंक्लूड किया जाता है ताकि मॉनिटरिंग कर सके नेटवर्क, रिड्यूस व्हीकल इंडस्ट्रियल एमिशन एंड इंक्रीज द पब्लिक अवेयरनेस। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सिटी स्पेसिफिक प्लान टू बी रेगुलरली मॉनिटर्ड बाय द कमेटी, जो सेंट्रल स्टेट के द्वारा स्टीयरिंग कमेटी के फॉर्म में बनाई जाती है, मॉनिटरिंग कमेटी एंड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के थ्रू। नेक्स्ट द प्रणव वेब पोर्टल जो है डेवलप किया गया, तो ये CPCB के द्वारा लॉन्च किया गया। CPCB के द्वारा जो है प्राण हम कह सकते हैं, प्राण एक पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ द एयर क्वालिटी इन नॉन अटेनमेंट सिटीज़ इज द पोर्टल फॉर द NCAP डेवलप्ड बाय द नॉलेज लेंस कोलैबोरेशन विद द CPCB एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो प्रणव आप याद रख सकते हैं, जो CPCB के द्वारा जो है लॉन्च किया गया। क्यों लॉन्च किया गया, तो ताकि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है उसको मॉनिटर कर सके इन 132 सिटीज़। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। माघ बिहू एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, आपको बताने किसका, तो याद देखिए असम का है। माघ बिहू जो है असम का है, जहाँ पे ग्रेटिट्यूड जो है गुड हार्वेस्ट के लिए किया जाता है, किसको, नेचर को, राइट। कुछ और प्रोग्राम के अगर हम देखें तो और क्या क्या यहाँ पे मनाया जाता है, फॉर एग्जाम्पल बिहू है, बोहाग बिहू, कटी बिहू, माघ बिहू, ये सारे के सारे जो है एग्रीकल्चर त्यौहार है जो मनाए जाते हैं। और कौन कौन से त्यौहार है ये भी आप देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल ओनाम एंड विशु जो त्यौहार है वो आपको केरला के अंदर मनाया जाता है। बोहाग बिहू एंड कटी बिहू असम, जो मैंने अभी बात की। पोंगल एंड चिथराई जो है तमिलनाडु। इंडिया का लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर। हॉर्नबिल फेस्टिवल की बात करें तो नागालैंड। गणगौर जो फेस्टिवल है राजस्थान के अंदर मनाया जाता है। उगड़ी जो फेस्टिवल है कर्नाटका के अंदर, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। नोआखाई की बात करें तो ओडिशा, और नोआखाई अगर जगह पूछ लीजिए तो ये बांग्लादेश के अंदर पड़ती है। और ये न्यूज़ मतलब ये हम कहाँ पे पढ़ते हैं, याद रखिए जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं कि जब हमारे इंडिपेंडेंस डे हम सेलिब्रेट कर रहे थे तो गांधी जी कहाँ पे हुआ करते थे, तो नोआखाई के अंदर हुआ करते थे। संगाई फेस्टिवल मणिपुर के अंदर, लोसांग फेस्टिवल सिक्किम के अंदर, लोसार फेस्टिवल लद्दाख के अंदर, लूसोपोन फेस्टिवल गोवा के अंदर, और पुष्कर मेला पूछा जाए तो ये आपका राजस्थान के अंदर मनाया जाता है। और लवानी फेस्टिवल दैट इज ऑफ महाराष्ट्र, राइट। तमाशा भी अगर पूछा जाए तो महाराष्ट्र। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द इंडियाज नेशनल कोल इंडेक्स। सी नेशनल कोल इंडेक्स लेकर आएगा, इसका प्राइमरी पर्पस पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा टू ट्रैक द प्राइस ऑफ द कोल इन द डोमेस्टिक मार्केट में क्या प्राइस है कोल का, तो उसके लिए इसको लॉन्च किया गया। तो NCI इज़ अ बेंच मार्क इंडेक्स दैट इज यूज टू ट्रैक द प्राइस ऑफ द कोल इन द डोमेस्टिक मार्केट। क्वेश्चन कोल से ये पूछा जाता है, इस कोल जो है 1973 में नेशनलाइज कर दिया गया था। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये। सेकंड कोल से पूछा जाता है कोल की खदान को अगर आपको ढूंढना है तो किस पंछी का हम यूज़ करते हैं, तो बी का हम यूज़ करते हैं। और बी की स्पीड कितनी होती है, तो 16 किलोमीटर पर हार होती है। तो ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, तो याद रखिएगा। बी की जो मतलब वो किस तरीके से अपने घोंसले तक जाती है, तो स्मेल के थ्रू जाती है, बाय स्मेल, ओके। और किसके द्वारा, उनकी लैंग्वेज को समझा गया था और उसको नोबेल प्राइज़ दिया गया था, तो फिशर नाम के साइंटिस्ट हुआ करते थे। क्योंकि यहाँ से बी से क्वेश्चन पूछे जाते तो इस वजह से मैंने आपको बता दी, जो कोल से थोड़े बहुत कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे थे। और आइंस्टाइन के द्वारा ये कहा गया था जो बी है, अगर बी हमारी कंट्री मतलब अर्थ पे नहीं रहेगी, या फिर ये कह लीजिए कि बी अगर एक्सटिंक्ट हो जाती है तो कहीं ना कहीं जो लाइफ है ऑन अर्थ वुड बी एक्सटिंक्ट, राइट। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज थ्रेट टू द पोल्यूशन
पॉपुलेशन ऑफ द सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। सी जब हम क्रोकोडाइल की बात करते हैं तो हमारी कंट्री में 3 क्रोकोडाइल पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? उड़ीसा के अंदर। तीनों के तीनों कैटेगरी कहाँ पे? तो उड़ीसा के भितरकनिका नेशनल पार्क में। कौन कौन से हैं? जैसे आपने मगर सुना होगा, घड़ियाल सुना होगा, सॉल्ट वाटर ओके यू कैन सी हेयर द स्पीसीज ऑफ द क्रोकोडाइल। 3 मैंने बताया था। एक तो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है, ये जो है लिस्ट कंसर्न की कैटेगरी में आता है। कहाँ पे पाया जाए? भितरकनिका नेशनल पार्क के अंदर, ठीक है। और नेक्स्ट आपका मगर है। फॉर एग्जांपल मगर क्रोकोडाइल है जो वल्नरेबल की कैटेगरी में आता है, फ्रेश वाटर के अंदर ये पाया जाता है। इसका जो स्नाउट होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। नेक्स्ट घड़ियाल है जो क्रिटिकल इंडेंजर की कैटेगरी में। ओह माय गॉड व्हाट इज इट? ओके जो घड़ियाल है वो आपको क्रिटिकल इंडेंजर की कैटेगरी में है और ये नेशनल चंबल सेंचुरी में और कतरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाया जाता है, जो सोन रिवर के आसपास का एरिया आपका पड़ता है। ओके और महानदी के बायो में भी पड़ता है। फॉर एग्जांपल भितरकनिका नेशनल पार्क की बात करें तो भितरकनिका नेशनल पार्क जिसको हम केंद्रपारा डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा में पाया जाता है, जिस पार्क की द सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट आफ्टर सुंदरबन। तो ये भी आप याद रखना। और यहाँ पे एस्चुरियन रीजन किसका बनता है? तो बहमनी, बितरनी, धारमा, पटसाला रिवर यहाँ पे बहती है, बेसिकली जो एक रामसर साइट भी है। ओके लेट्स सी द क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थ्रेट टू द पॉपुलेशन द सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल? क्या क्लाइमेट चेंज है? बिल्कुल सही बात है। हैबिटेट लॉस हो रहा है, ये भी सही बात है। हंटिंग एंड स्किन वगैरह या मीट के लिए भी हम इसको यूज करते हैं, तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल जो थ्रेट है पॉल्यूशन क्लाइमेट चेंज से, और ये किस में आता है? सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल जो लिस्ट कंसर्न की कैटेगरी में आता है IUCN की जब हम बात करते हैं, ठीक है। और कहाँ पे पाए जाते हैं? तो भितरकनिका नेशनल पार्क के अंदर पाए जाते हैं। यही पूछा जाए भितरकनिका नेशनल पार्क किस चीज़ के लिए फेमस है? तो मैंग्रोव फॉरेस्ट है। तो ये मैंने भी बताया कि सेकंड लार्जेस्ट यहाँ पे मैंग्रोव का स्टच पाए जाते हैं। पहला कहाँ पे पाए जाते हैं? तो सुंदरबन के अंदर। दूसरा कहाँ पे? तो मैंग्रोव। सबसे ज़्यादा मैंग्रोव कहाँ पे पाए जाते हैं? तो अंडमान निकोबार के अंदर, और यू कैन से दैट इन वेस्ट बंगाल, एंड सेकंड नंबर पे आपका अंडमान निकोबार है। एनीवे लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्राइमरी हैबिटेट ऑफ घड़ियाल, तो मैंने आपको बताया था कि जो फ्रेश वाटर रिवर एंड स्ट्रीम में ये पाया जाता है। द प्राइमरी हैबिटेट ऑफ घड़ियाल इज द फ्रेश वाटर रिवर एंड स्ट्रीम। घड़ियाल फाउंड इन अ फ्रेश वाटर रिवर एंड स्ट्रीम टिपिकली इन एरिया विद सैंडी बैंक, स्लो मूविंग वाटर वहाँ पे होना चाहिए, ज़्यादा फॉरेस्ट या डेजर्ट वहाँ पे ना हो, नॉट एडेप्टेड टू लिव इन द कोस्टल वाटर, राइट। ओके लेट्स सी द क्वेश्चन फ्रॉम द 15th February 2022. लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन, राइट। पहला क्वेश्चन है डिप्यूटी स्पीकर के बारे में। डिप्यूटी स्पीकर की जब हम बात करते हैं तो ये आर्टिकल 93 के अंदर मेंशन किया गया है। आर्टिकल 93 के अंदर ये मेंशन किया गया है। डिप्यूटी स्पीकर कहाँ पे हम पढ़ते हैं? जब हम पढ़ते हैं कि स्पीकर किसको रिज़ाइन करते हैं? तो डिप्यूटी स्पीकर को, ठीक है। और इनका इलेक्शन सेम तरीके से होता है जिस तरीके से स्पीकर का होता है। पहली बात तो याद रखना, ये जो पोजीशन होती है वो सबऑर्डिनेट नहीं होती है स्पीकर के। दूसरी बात, नंबर तीसरी बात, मान लीजिए अगर स्पीकर नहीं हो तो जो स्पीकर है वो किसको रेसिग्नेशन देगा? तो जो वहाँ का सेक्रेटेरिएट है ना, तो सेक्रेटरी होता है उसको यहाँ पे रेसिग्नेशन प्रोवाइड करते हैं। और आर्टिकल 95 बोलता है कि अगर स्पीकर नहीं है, मतलब स्पीकर की जो पोस्ट है वो वैकेंट है, तो उस वक्त जो है डिप्यूटी स्पीकर उस पोस्ट को भरेंगे। ओके एनीवे लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। डिप्यूटी स्पीकर इज इलेक्टेड बाय द लोग। अच्छा आर्टिकल 122 भी याद रखिएगा। आर्टिकल 122 के तहत बोला जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो जो पार्लियामेंट की जो गतिविधि है उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है। और पार्लियामेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इंटरप्रेट करने का काम कौन करता है? तो स्पीकर का होता है, ठीक है। लेट्स सी द फर्स्ट स्टेटमेंट। डिप्यूटी स्पीकर इज इलेक्टेड बाय द लोक सभा फ्रॉम अमंगस्ट इट्स मेंबर राइट आफ्टर द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर हैज़ टेकन प्लेस। मतलब जब स्पीकर के इलेक्शन हो जाते हैं उसके बाद जो है इलेक्शन किसके आपको डिप्यूटी स्पीकर के देखने को मिलते हैं। डेट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। द डेट ऑफ द इलेक्शन ऑफ द डिप्यूटी स्पीकर इज फिक्स्ड बाय द प्रेसिडेंट। डेट इज इनकरेक्ट, क्योंकि ये काम जो है पूरी की पूरी इंडिपेंडेंसी मेंटेन करने का काम करता है लोकसभा के अंदर, तो प्रेसिडेंट का रोल यहाँ पे नहीं आता है, तो ये गलत हो जाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर द डिप्यूटी स्पीकर सर्व एज द स्पीकर एंड विल्ड द पावर ऑफ द स्पीकर। डेट इज़ करेक्ट। अगर स्पीकर नहीं रहते हैं तो डिप्यूटी स्पीकर जो है स्पीकर की पोस्ट को ले लेता है और उसकी सेम ही पावर रहती है। डिप्यूटी स्पीकर इलेक्टेड बाय द लोकसभा फ्रॉम अमंगस्ट मेंबर। जब स्पीकर का इलेक्शन हो जाता है, बेसिकली जो स्पीकर का इलेक्शन तो वो फर्स्ट सेशन के अंदर होता है और थर्ड सेशन के अंदर जनरली लोग डिप्यूटी स्पीकर का जो है इलेक्शन कराया जाता है। बाकी आप यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा और जान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्पीकर ऑफ द प्रोटेम। प्रोटेम स्पीकर के बारे में पूछा जा रहा है और आपसे पूछा जा रहा है कौन सी स्टेटमेंट इनके बारे में इनकरेक्ट है। प्रोटेम स्पीकर कब हम यूज करते हैं? जब न्यू लोकसभा चुनकर आ रही होती है, ताकि जो मतलब जो स्पीकर का हेड, मतलब जो लोकसभा को हेड कर रहे हैं वो कॉन्टिन्यूस रहे, ठीक है, वो पोस्ट खाली नहीं होनी चाहिए। एनीवे शी इज इलेक्टेड बाय द लोकसभा फ्रॉम अमंगस्ट द मेंबर ऑफ द हाउस। तो आपसे पूछे कौन सा इनकरेक्ट है?
शी इज़ इलेक्टेड बाय द लोकसभा फ्रॉम, मतलब ये है कि जो प्रोटेम स्पीकर की जो पोस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से ही आ सकती है. इज़ इट राइट और नॉट? इट इज़ रॉन्ग, राइट. नंबर सेकंड देखते हैं. इसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेयरिंग द मीटिंग ऑफ द लोकसभा अंटिल द न्यू इलेक्टेड स्पीकर बिकम एक्वेंटेड विद द पार्लियामेंट्री प्रोसीजर. दैट इज़ नॉट करेक्ट, बिकॉज जब तक ओथ नहीं दिला दी जाती तब तक ये जो पोस्ट है वो कैरी करते हैं. द स्पीकर ऑफ द प्रोटेम हैज़ ऑल पावर द स्पीकर. दैट इज़ करेक्ट. स्पीकर की जितनी पावर होती है प्रोटेम स्पीकर के पास भी उतनी ही पावर होती है. एज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन द स्पीकर ऑफ द लोकसभा वैकेट हिज ऑफिस बिफोर हिज मीटिंग ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा. द प्रेजिडेंट अपॉइंट अ मेंबर ऑफ द लोकसभा एज द प्रोटेम स्पीकर. तो अपॉइंट कौन करते हैं? तो प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट करते हैं प्रेजिडेंट. यूजुअली जो है ये सीनियर मोस्ट मेंबर होते हैं. और सीनियर मोस्ट मेंबर हम कहाँ कैसे चुनते हैं? जिनको लोकसभा का एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है. ठीक है. द स्पीकर फॉर द प्रोटेम हैज़ ऑल द स्पीकर ऑफ द पावर ऑफ द स्पीकर. शी प्रिसाइड द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा. डेट द करेक्ट. हर मेन ड्यूटी डेट मिस्टर ओ टू द न्यू मेंबर. तो इनका काम क्या होता है कि जो न्यू मेंबर चुनकर आए हैं तो उनको ओथ दिलाने का काम करते हैं. ही ऑल्सो इनेबल द हाउस टू इलेक्ट द न्यू स्पीकर. तो न्यू स्पीकर के जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक बेसिकली ये जो है उस पोस्ट पे रहते हैं. When the new speaker is elected, the house, the office of the speaker pro tem cease to exist. तो pro tem speaker का जो ऑफिस है वो cease to be exist. मतलब ये कह सकते हैं कि परमानेंट टेम्परामेंट सा एक सेटअप है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के द्वारा हमारे कंट्री में लेकर आया गया. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. रिलेटेड द स्पीकर ऑफ लोकसभा. When the office of speaker is vacant, the duties of the office shall be performed by the deputy speaker. Yes, आर्टिकल 95 यही बोलते हैं. He may be removed from his office by the resolution of the house of the people पास बाय मेजोरिटी ऑफ होल देन मेंबर ऑफ द हाउस. मतलब ये अगर हमें इनको हटाना है तो पहले रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है मेजोरिटी हाउस. और रेजोल्यूशन क्या होता है? जिस पे हम वोट करते हैं. तो ये बिल्कुल सही बात है. और राज्यसभा को सिर्फ और सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से इसको पास करना होता है. नंबर थर्ड देखते हैं. ही मे एट एनी टाइम रिजाइन बाय हिज राइटिंग रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. नहीं, रेसिग्नेशन का मैंने बताया था डिप्यूटी स्पीकर को रिजाइन करते हैं. और डिप्यूटी स्पीकर नहीं होते तो उस वहाँ के जो सेक्रेटरी होते हैं लोकसभा के वो उसको रिजाइन करते हैं. लेट्स सी. व्हेन द ऑफिस ऑफ द स्पीकर इज वैकेंट द ड्यूटी ऑफ द ऑफिस शैल बी परफॉर्म्ड बाय द डिप्यूटी स्पीकर. ठीक है. और ये कहाँ पे दिया गया? आर्टिकल 95 के तहत. A member holding office as speaker or deputy speaker of the speaker of the house shall vacate his office if he chooses to be the member of the house of the people. नेक्स्ट द एट एनी टाइम राइटिंग द एड्रेस टू द डिप्यूटी स्पीकर. वो अपना रिजाइन कर सकते हैं. ही मे बी सीज्ड और रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय रेजोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल पास बाय मेजोरिटी ऑफ ऑल देन मेंबर ऑफ द हाउस. राइट. आगे बढ़ते हैं. अगला जो क्वेश्चन वो नैनो यूरिया के बारे में. पहली बात तो आपको यूरिया पता होना चाहिए और यूरिया से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वे भी पता होना चाहिए. देखो यूरिया में कितने परसेंटेज जो है नाइट्रोजन का होता है? तो अप्रोक्सीमेटली 40% होता है. और सबसे अच्छा अगर हम यूरिया को लगाएंगे कहाँ पे कि इसके एब्जॉर्प्शन ज़्यादा, तो पत्तों पे इसको लगाया जाता है. वैसे हम सोयल में भी डालते हैं लेकिन पत्तों पे अगर लगाया जाए तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा. यूरिया का जो प्राइस है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको एडमिनिस्टर करके चलती है. और यूरिया कहाँ पे बनता है हमारी बॉडी के अंदर? यूरिया की बात करें तो ये बनता लीवर के अंदर है लेकिन इसको फिल्टर करने का काम किडनी का होता है. ठीक है. तो ये क्वेश्चन थे यूरिया से रिलेटेड. एनीवे अगर आप यूरिया का केमिकल फॉर्मूला देखना चाहो तो CONH2NH2. ठीक है. 2 NH2 ग्रुप होते हैं जिसकी वजह से नाइट्रोजन प्रोवाइड मतलब मिल पाता है और यहाँ पे CO का एक सेंट्रल ग्रुप की तरीके से काम करता है. लेट्स सी. जो नैनो यूरिया है किसके द्वारा बना है? एक कलोल के अंदर हमारा मतलब एक ऑफिस है बेसिकली जो नैनो यूरिया पे काम करता है. इसकी जो एफिशिएंसी 80% है, ज़्यादा है नैनो यूरिया. कैसे ये बात है? इट इज़ चीपर देन कन्वेंशनल यूरिया. दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट. इन द लॉन्ग रन नैनो यूरिया जो है लिक्विड रिड्यूस द एमिशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड. दैट इज़ द करेक्ट. तो मतलब इस पर रिसर्च जारी है. तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही है. बाकी आप यू कैन सी नैनो यूरिया कंटेन मोनोस्केल नाइट्रोजन पार्टिकल विच है मोर सरफेस एरिया. मतलब ये जो है सरफेस एरिया ज़्यादा प्रोवाइड करता है एंड जिसकी वजह से इसकी जो एफिशिएंसी वो बढ़ जाती है विच मेक इट मोर इम्पैक्टफुल इन कंपैरिजन टू द यूरिया जो हम जनरली डालते हैं. ठीक है. इसकी जो एफिशिएंसी 80% ज़्यादा है. सॉइल एंड वाटर की क्वालिटी को मेंटेन करके चलते हैं जो हमारा यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी है. चलो मैं कल बताती हूँ जितने भी SDG गोल है. ठीक है. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. रिवर सिटी अलायंस के बारे में. ये जो है गंगा बेसिन नॉन गंगा बेसिन सिटीज़ के ऊपर लागू होते हैं. डेट इज़ ऑल्सो करेक्ट. ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर में आता है एंड इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर का. तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है. ठीक है. तो इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति को यहाँ पे पार्टनर किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा. क्योंकि हम सिटीज़ की बात करें तो डेट्स वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट एंड 95 सिटी में इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है. तो ये भी आप याद रख सकते हैं. नेक्स्ट द लिम्फेटिक फिलेरिस. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बेसिकली लिम्फेटिक फिलेरिस जो है एक
मॉस्किटो से फैलने वाली बीमारी है। मॉस्किटो का नाम है कुलेक्स और ये जो है एलिफेंटासिस जो है रोग को करते हैं। और इसका जो दूसरा नाम है बेसिकली लिम्फ वाले एरिया में ये बहुत ज़्यादा सूजन कर देते हैं। एलिफेंटासिस में क्या होता है, जो लोअर लिम्ब होते हैं, जो पैर होते हैं, वो बहुत ज़्यादा फूल जाते हैं और जेनेटियल ऑर्गन तक भी ये पहुंच सकता है। और ये होता किससे है, माइक्रोस्कोपिक थ्रेड लाइक वोम इन्फेक्टेड मॉस्किटो से ये होता है। और इसका जो मतलब कोजिंग एलिमेंट होता है वो नेमाटोड होता है, नेमाटोड, राइट। लेट्स सी द फर्स्ट स्टेटमेंट। इट इज़ अ पैरासिटिक डिजीज caused by the microscopic thread like worms, तो हम नेमाटोड ही बोलते हैं। इट स्प्रेड बाय द इन्फेक्शियस मॉस्किटो, डेट इज दोनों की दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। लिम्फेटिक फिलीज कॉमनली नोज एलिफेंटासिस इज एज नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, और नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज WHO जो है इसको निर्धारित करते हैं। कितनी है, अप्रोक्सीमेटली 20 है। और विच कॉजेज टिश्यू और द लिम्फ स्वेलिंग, ट्रांसमिशन जो है फ्लेरिस पैरासाइट से होता है जो एक नेमाटोड होते हैं, राउंड वॉर्म की फैमिली का ये पार्ट है। आर ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन through mosquito. One of 3 parasite Vunchuria brocatus is responsible for 90% of the elephantiasis cases. और WHO के द्वारा जो है मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात की जाए, डेट वाइट इज न्यूज़ एंड डेट वाइट दिस क्वेश्चन भी आस्क्ड। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगस्ता मलाई बायोस्फीयर रिजर्व, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सी मैंने आपको नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बताया और अब बात करें अगस्ता मलाई टाइगर बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। इसमें कौन कौन सी सेंचुरीज आती हैं, तो याद रखिएगा इसमें जो सेंचुरीज आती है मैं दिखाना चाहूँगी आपको। यू कैन सी अबाउट द इन्फॉर्मेशन अबाउट द अगस्ता मलाई टाइगर रिजर्व। इसके अंदर क्या कहते हैं, नियारा, पिपारा, सैनमुंद्री वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड काकानट एंड मुगंथरल टाइगर रिजर्व इसका पार्ट बनाता है। यू कैन सी पर्टिकुलर कार्डमम, जैमान, नुटांग, पप्पर एंड प्लेंटिन नाम के यहाँ पे फोना पाई जाती हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं सेंद्रनी, पिपारा, नियार जो आपका केरला के अंदर लोकेटेड है, एंड काकानट एंड मुडुमलाई टाइगर रिजर्व जो आपका कहाँ पे लोकेटेड है, तमिलनाडु के अंदर। दिस रिजर्व इज द कानी ट्राइब यहाँ पे पाई जाती है, कानी कर्मन भी इसको बोला जाता है, एंड तमिलनाडु एंड केरला के बॉर्डर पे है बेसिकली। एंड अप्रोक्सीमेटली 30,000 इनहेबिटेंट वहाँ पे रहते हैं और इसका जो जिक्र रामायण के अंदर मिल जाएगा आपको। देखो जब हम बात करते हैं अगस्ता बायोस्फीयर रिजर्व की, तो नियार, पेपारा, शैनमुंद्री, नियार, पेपारा, शैनमुंद्री, काकाकड, कालाकड और मुंडा थुराई टाइगर रिजर्व आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जब मुद्दुमलाई, सत्यमंगलम, वेवनाड, साइलेंट वैली, नीलगिरी और आपका एक और था ना नागरहोल, अगर ये पूछा जाए तो ये आपका नीलगिरी का पार्ट बनाते हैं जो कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु के बॉर्डर पे आपको देखने को मिलेगा। सी लेट्स सी द फर्स्ट स्टेटमेंट। इट इज़ द साउथ मोस्ट एंड ऑफ द वेस्टर्न घाट, क्या ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड देखते हैं, इट इज़ बिकम द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व इन 2016, इट इज़ ऑल्सो करेक्ट, 2016 में ये बना था। इट इज़ होम टू द कानी ट्राइब बोल या फिर कानी करन ट्राइब बोल जो ओल्डेस्ट सर्वाइविंग एंशियंट ट्राइब है वर्ल्ड की, वो यहाँ पे पाई जाती है, तो बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे शोला नाम के टेम्परेट वो भी पाए जाते हैं, पेड़ भी पाए जाते हैं जिसको हम शोला के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगस्ता मलाई वैसे रिजर्व जो है बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का, 2001 में इसको बनाया गया था, लेकिन हम बात करें वर्ल्ड नेटवर्क में इसको 2016 में ऐड किया गया। यहाँ पे कानी कारण जो वाइल्ड ट्राइब पाई जाती है, तो ये भी आप याद रख लेना। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगस्ता मलाई में क्या कौन कौन आते हैं, नियार, पेपारा, शैनमुंद्री वाइल्ड लाइफ एंड काकालड, मगध मुलाई, ये सारे की सारी इसका पार्ट बनाते हैं, ठीक है। सदर्न मोस्ट एंड ऑफ द वेस्टर्न घाट, ये तो 2 केरला एंड तमिलनाडु, 2 स्टेट के अंदर केरला और तमिलनाडु में पाए जाते हैं। अगस्ता ऋषि के नाम पे इनका नाम रखा गया है और त्रिवंद्री केरला के अंदर है बेसिकली। ये जो है 2016 में यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर का पार्ट बना था। इटका और पेपारा, शैनमुंद्री वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड पार्ट ऑफ द नेनार, केरला, काकानड, मुडत टाइगर रिजर्व जो तमिलनाडु के अंदर। इट इज़ होम टू द कानिकन ट्राइब जो एक ओल्डेस्ट ट्राइब मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, डार्क एनर्जी। सी डार्क एनर्जी कितनी है, तो 68% है। काम क्या करती है, जो हमारी यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है उसका ये काम करती है, लेकिन जो होल्ड करके रखता है हमारी यूनिवर्स को वो 5% है, जिसको हम डार्क मैटर के नाम से जानते हैं। इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए सही है। डार्क एनर्जी एक मिस्टीरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी डेट मेक अप लेस देन 1% ऑफ द यूनिवर्स, नो इट इज अप्रोक्सीमेटली 67%। डार्क मैटर एक्सट्रैक्ट एंड होल्ड गैलेक्सी टुगेदर, डार्क है, तो ये बिल्कुल सही बात है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाए। एक बार आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं क्या किस तरीके से हमारा यूनिवर्स काम करता है। नेक्स्ट द मांडा बफेलो के बारे में जो रिसेंटली न्यूज़ के अंदर है, तो ये आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है। दे आर फाउंड इन ईस्टर्न घाट एंड द पार्ट ऑफ ओडिशा, तो यस ये सही बात है, तो ये ईस्टर्न घाट और पार्ट ऑफ ओडिशा में पाई जाती है। दे आर लेस प्रोन टू द डिजीज एंड आर लेस रेसिडेंट टू द पैरासिटिक इन्फॉर्मेशन, दैट इज करेक्ट। नंबर 3 देखते हैं, इट इज़ द फर्स्ट एनिमल टू बी रिकॉग्नाइज्ड द नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल ऑफ द जेनेटिक रिसोर्सेज, नो
इट नॉट द फर्स्ट एनिमल बट येस अभी इसको ऐड किया कि डेट वाइट इज इन न्यूज़। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज रिकॉग्नाइज द मांडा बिफेलो फाउंड इन ईस्टर्न घाट एंड प्लेटू कोरापुट इन ओडिशा। और ये 19th यूनिक बिफेलो है इंडिया के अंदर जो पैरासिटिक जो इन्फेक्शन पाए जाते हैं उसके इम्यून है, ठीक है। बाय यू और बस बाय दिस वी एंडिंग द सेशन। थैंक यू सो मच।